ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। श्रोताओं, आज का हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो बहन भाइयों, हम हाजिर हैं ग्राम संसार कार्यक्रम में लेकर आज गन्ने की पाठशाला कार्यक्रम। और देखिए शीतल बहन, जैसा किसान भाई हमारे जो हैं शरदकालीन गन्ने की बुवाई की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर फसल की बुवाई सही समय पर की जाए, सही किस्में ली जाएं बुवाई के लिए, तो हमारे किसान भाई और अधिक लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल नीलम बहन, सही आपने कहा कि शुरुआत जो होती है वो अच्छे बीजों से होती है और सही तरीके से होती है। जब आपकी शुरुआत ही अगर गलत तरीके से हो गई या जानकारी के बगैर हो गई तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए हम बता दें, जो आज हमारा विषय है फोन इन का, कि शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई। इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। आप उप गन्ना आयुक्त हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और दूसरे हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NVPGR नई दिल्ली में। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं शिवनंदन लाल। आइए चलते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। और किसान भाइयों के जब तक सवाल आते हैं, थोड़ा सा डॉक्टर साहब, जैसा आज का विषय है शरदकालीन गन्ने की उन्नत किस्में और बिजाई, तो किस्मों पे तो हम बाद में आएंगे कि डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाते हैं, निश्चित तौर पे उसका कोई न कोई समय निर्धारित होता है कि वो फसल कब से कब तक लगाई जाए, जिससे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिल सके। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी, थोड़ा सा जानना चाहूंगा, हमारे किसान भाइयों को प्रकाश डालिए कि कौन सा जो शरदकालीन बिजाई गन्ने का उचित समय है। डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी समय है, अगर समय से गन्ने की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, चूँकि यही सबसे अच्छा समय चल रहा है 15 सितंबर से लेकर के और 15 अक्टूबर तक जो शरदकालीन गन्ने बुआई का टाइम है, ये सबसे अनुकूल गन्ने के लिए होता है। अगर इस समय किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने का जमाव जल्दी होता है, चूँकि टेम्परेचर जो चाहिए 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का वो मिल जाता है जी। ह्यूमिडिटी भी मिलती है, और जमाव जो नॉर्मली 15-20 दिन और कभी ठंडक में 30 दिन 40 दिन तक लग जाता है, इस समय 10-12 दिन में भी जमाव होने लगता है। जमाव जल्दी होता है, फिर टिलरिंग भी जो ब्यात है वह जल्दी होती है, ज़्यादा होती है, और टिलर्स की मोर्टेलिटी नहीं होती है। जब टिलर्स जल्दी निकलते हैं उनकी मोर्टेलिटी जल्दी नहीं होती है। एक उत्तर भारत में ये देखा जाए तो जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना, इसमें गन्ना न बढ़ता है और न जल्दी जमता है। अगर सितंबर में बुआई कर देते हैं, गन्ना एक बार जम जाता है, जर्मिनेशन उसका हो जाता है, फिर उसकी टिलरिंग भी होने लगती है, उसका एक अतिरिक्त समय ग्रोथ के लिए मिल जाता है, तो उत्पादन अच्छा मिलता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर बिजाई के लिए आप सही समय का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको अपना पहले रेडियो सेट बंद करो या उसको धीमा करो जी। हेलो जी। हाँ, अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम जयराम सिंह यादव, ग्राम गरजौली, तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। जी, क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है कि गन्ने को कितनी दूरी पर बोना चाहिए एवं उसको कितनी गहराई पर बोना चाहिए? जी, डॉक्टर ईश्वर सिंह जी बताना चाहेंगे कुछ? हाँ किसान भाइयों, अगर आप गन्ना अभी सर्दकालीन गन्ना ले रहे हैं तो उसको आप 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बोएंगे, और अगर वसंतकालीन गन्ना लेते हैं तो 75 सेंटीमीटर पर करते हैं। सर्दकालीन का मतलब है कि आप 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बो रहे हैं, तो उसमें आपकी दूरी गन्ने की अलग विधियों पर भी निर्भर करती है। अगर आप ट्रेंच मेथड से जो नाली विधि से बोते हैं तो उसमें आप 120 सेंटीमीटर और उसके बाद में 30 सेंटीमीटर की नाली खोदते हैं, तो 150 सेंटीमीटर के अंदर 120 सेंटीमीटर और फिर 30 सेंटीमीटर की नाली होती है। गहरी होती है 20 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर। उसके अंदर आप 2 गन्ने की पंक्तियां ले सकते हैं। तो इसकी दूरी आपकी बुआई की विधि पर निर्भर करती है। कुछ अगर रिंग पीट से लेते हैं तो आप 105 सेंटीमीटर के ऊपर केंद्र से केंद्र का रिंग का हम लेते हैं, और उसका 75 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है रिंग का। तो नॉर्मली आप अगर समतल विधि से बो रहे हैं तो आप 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बो सकते हैं, और आपका मशीनीकरण है, आपके मशीन यूज करते हैं तो उसमें आप उसकी दूरी बढ़ा भी सकते हैं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जैसे कहने का मतलब है कि गन्ने की विधि के अनुसार भी उसकी जो लाइन से लाइन की दूरी को बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन इसमें समय का भी कोई महत्व रहता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। इस समय डिस्टेंट प्लांटिंग है उसको किसान भाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है जी। अभी जो सितंबर का महीना है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक, ये दूरी किसान भाई अगर मैकेनाइजेशन को करना है तो 5 फीट की दूरी बहुत आसानी से रख सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन इसका मिलता है। और जहाँ तक ट्रेंच की गहराई की बात है जी, वो मिट्टी की गहराई पर, यानी जो फर्टाइल सॉइल की डेप्थ है उस पर डिपेंड करती है, लेकिन एक अच्छी जो डेप्थ है वो 20 से 25 सेंटीमीटर की डेप्थ ट्रेंच की होनी चाहिए अगर इसमें बुआई करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो इस दूरी को फिर कम कर सकते हैं और इसको 54 इंच, यानी अभी मैंने 60 इंच बताया लाइन से लाइन की दूरी, फिर 54 इंच पर बो सकते हैं। और ये सफिशियंट है अप्रैल तक गन्ने की बुआई के लिए, क्योंकि इसमें जो बाद में इंटरकल्चर ऑपरेशन है वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं मैकेनाइज्ड ढंग से। जी जयराम जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गन्ने की जो बिजाई है उसकी के विधियों की, तो अगर कोई भी किसान मान लीजिए उसने सही समय पे बिजाई करी और उसके बाद उसका एक मेथड भी होता है कि कौन सी विधि से करे जिससे उसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। डॉक्टर साहब, इस समय सबसे अच्छा जो मेथड है जिसका सबसे अच्छा उत्पादन किसान भाई ले रहे हैं वो ट्रेंच मेथड है, जिससे गन्ने का अच्छा उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। इसमें ये आवश्यक है कि गन्ने के जो टुकड़े हैं उनको शोधित करके बोएं, और अगर 2 आंख के टुकड़े बोते हैं तो आंखें साइड में रखें, और जो बिल्कुल नवीन किस्में हैं जिनका बीज आपके पास कम है तो ऐसी दशा में आप सिंगल बड का टुकड़ा, 1 आंख का टुकड़ा, उसकी बुआई करें, और आंख उस दशा में आप ऊपर की तरफ अगर रखते हैं तो जमाव उसका जल्दी होता है। ये जरूर ध्यान रखें कि गन्ने का टुकड़ा नाली में डालने से पहले खाद की जो मात्रा है उसको पहले डाल दें, फिर गन्ने का टुकड़ा डालें। और गन्ने के टुकड़े को जो मिट्टी से ढकना है उसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2 अंगुल मिट्टी, या हम मोटे तौर पे 2 अंगुल कहते हैं, वैसे 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी से अगर ढकते हैं तो जमाव भी जल्दी होता है, और जहां से मदर सूट निकलता है वहीं से उसकी टिलरिंग होने लगती है। तो टिलर्स और मदर सूट में यूनिफॉर्मिटी रहती है, जिससे उसका उत्पादन अल्टीमेटली किसान भाइयों को बेहतर मिलता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने की आपने बिजाई ट्रेंच मेथड से बताई है, तो गन्ने के टुकड़े से टुकड़े हैं उनके अनुसार भी तो बिजाई की जाती है। कुछ 1 आंख का बोते हैं, कुछ 2 का बोते हैं, बहुत से लोग 3 आंख का भी बिजाई कर देते हैं। इसमें अगर 1 आंख के टुकड़े की बुआई करते हैं, जो नवीन किस्म है जिनका बीज आपके पास कम मिलता है जी, तो एक बहुत अच्छी जो दूरी है जिसका साइंटिफिक हम लोगों ने एनालिसिस कराई है, तो 18 इंच की दूरी पर बो सकते हैं। यानी बड से बड की जो दूरी है, आंख से आंख की दूरी, वो 18 इंच की, और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट की दूरी, 60 इंच की दूरी पर
इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें फिर कल्ले निकलने की कितने कल्ले निकलेंगे? अब 1 मीटर की लंबाई में जी 18 अगर मिलेबल कैन होते हैं तो पर्याप्त माने जाते हैं। अगर हमने इस तरीके से 2 टुकड़े बोए, 8 से 9 टिलर बहुत आसानी से हो जाते हैं, हमें 18 गन्ने मिल जाते हैं। अभी किसान भाइयों के खेत पे जो गन्नों की संख्या रहती है औसत 8 से 10 से ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन जब हम दूरी बढ़ाते हैं तो इससे टिलर्स में कंप्रेशन कम रहता है, प्रकाश के लिए भी और नमी के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी। तो टिलर्स की मोर्टिलिटी यानी जो गन्ने के निकलते हैं कल्ले वो मरते नहीं हैं, तो वो सभी मिलेबल कैन में परिवर्तित होते हैं, जिसके कारण कम बिजाई में भी हम ज़्यादा उत्पादन ले पाते हैं। 1 एकड़ में करीब 5800 केवल सिंगल बट के टुकड़े चाहिए। 6 कुंटल बीज इस तरीके से लगभग लगता है 1 एकड़ में। वैसे जो बीज लगता है जब नॉर्मली किसान बोते हैं तो 30 से 35 कुंटल तक लग जाता है। अब बात आती है 2 आंख के टुकड़े। जी अगर 2 आंख के टुकड़े बोते हैं, मोटे तौर पे हम मान के चलते हैं कि करीब 25 से 30 सेंटीमीटर 3 आंख के टुकड़े की जो लंबाई हो रहती है, तो इसमें 10 सेंटीमीटर का गैप कर सकते हैं 2 टुकड़ों के बीच में। और अगर आप 3 आंख का बोते हैं तो उसमें गैप करने की आवश्यकता नहीं है, एंड टू एंड मिला करके और उसको बोना है। जी डॉक्टर ईश्वर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि किसान भाई थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि अगर 1 आंख का टुकड़ा बो रहे हैं तो आप में खेत की नमी अच्छी बनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, नमी का नुकसान होता है। जब हम 1 आंख का टुकड़ा काटते हैं तो आपके खेत की नमी अच्छे से होनी चाहिए, और अगर कम है तो आप क्योंकि उसको नाली में बो रहे हैं तो उसके बाद में आप सिंचाई कर दें तो अच्छा रहेगा, जमाव अच्छा आएगा। और 3 आंख के टुकड़े के लिए तो ठीक है, प्रॉपर उपयुक्त नमी है तो आपका उसमें जमाव अच्छा हो जाएगा। और डॉक्टर साहब बात हम बिजाई की कर रहे हैं, लेकिन बीज, जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, जब हम बिजाई की विधि की बात कर रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे आप गेहूं भी लेते हैं और गन्ना भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय गन्ना संस्थान जो है उसमें एक नई तकनीक का विकसित की है, जिसके अंदर आप गन्ना और गेहूं दोनों साथ साथ ले सकते हैं। और अगर आप अक्टूबर के आखिर में अगर आपको गन्ना बोना है और गेहूं बोना है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर इस विधि को कहते हैं FIRB, मतलब कि फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड सिस्टम। मतलब कि इसके अंदर फरो बनती है और उसके ऊपर ऊंची बेड होती है, बेड होता है, जिसके ऊपर हम 3 लाइनें गेहूं की लेते हैं 17-17 सेंटीमीटर पे, और उसकी आपकी रेज्ड बेड है उसकी चौड़ाई 48 से 49 सेंटीमीटर बनती है। ये मशीन हमारी ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में भी उपलब्ध है, जिससे आप रेज्ड बेड बना सकते हैं और उसमें खाद भी डल जाती है, उसमें सीड ड्रिल हो जाता है। और गन्ने की बुआई आप उसके बाद में गेहूं बोने के तुरंत बाद आप नालियों में कर सकते हैं। ये बुआई का तरीका है कि आप उसमें नालियों में पानी लगा दें और उसके बाद में 3 आंख के या 2 आंख के टुकड़े जो भी आप प्रयोग करते हैं उसको डालते हुए पैरों से दबाते हुए इस तरह आप उसकी बुआई कर सकते हैं। और ये इसकी बुआई आप नवंबर के पहले सप्ताह से पहले कर लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मिट्टी उसके ऊपर टुकड़ों के ऊपर बहुत कम आती है तो उसमें जमाव अच्छा आता है। और जब आप गेहूं काट लेंगे तो उसको मेड को आप ख़त्म कर देंगे तो उसमें मिट्टी आपकी नालियों में आ जाएगी, तो गहराई भी अच्छी बन जाती है गन्ने की, जिसके कारण आपके गन्ने में गिरने की समस्या नहीं आती और आपकी उपज अच्छी होती है। डॉक्टर साहब वैसे तो आप वैज्ञानिक लोग ज़्यादातर सलाह देते हैं कि गन्ने के साथ वो फसलें ली जाएं जो दलहनी हों, क्योंकि गेहूं भी आपका दलहनी में नहीं आता और गन्ना भी नहीं आता। ये कोई दलहनी हो या कम बढ़ने वाली हो जो थोड़ा लेट के चलने वाली हो, और गन्ना तो सीधा बढ़ता है और गेहूं भी सीधा बढ़ता है। देखो शिवेंद्र लाल जी, ऐसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस इलाके में अधिकतर किसान गेहूं लेते हैं और गेहूं के बाद में गन्ना लेते हैं। हमने देखा है कि 80% किसान गेहूं के बाद में गन्ना लेते हैं, जिसके कारण गन्ने की उपज बहुत कम हो जाती है। तो हम गेहूं को बगैर सेक्रीफाइस किए, क्योंकि गेहूं भी उनके पशुओं के लिए बाद में भूसा भी देता है और अनाज भी देता है परिवार के लिए, तो किसान भाई गेहूं को अवॉइड नहीं कर सकते, वो लेते ही हैं।
तो उस अवस्था में गेहूं के बाद गन्ना लेने की बजाय अगर आप गेहूं के साथ इस फर्ब विधि द्वारा गन्ना लेंगे तो उसमें कंपटीशन नहीं होता है। गेहूं आपका ऊपर मेड़ के ऊपर होता है और गन्ना नालियों में होता है, तो कंपटीशन भी नहीं होता है, जमाव अच्छा रहता है क्योंकि नालियां हमेशा नम रहती है तो उसके अंदर गन्ने का जमाव भी अच्छा आता है। हाँ, इसमें सावधानी एक बरतनी होती है कि जब आप गेहूं काटते हैं तो उस समय गन्ने पे थोड़ा पानी का स्ट्रेस होता है, तो सिंचाई जरूर कर दें। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं इंद्रवीर तेवतिया, गाँव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर जी। जी तेवतिया जी, पहले तो पूरी पंचायत को राम राम। राम राम जी। और मेरा सवाल ये है कि जैसा भी डॉक्टर साहब औसत कल्लों की बात कर रहे थे जी और बुआई के बारे में बता रहे थे जी, जो औसत बुआई किसान करते हैं जी उसमें बीज ज्यादा लगता है कुंटलों में जी, और अगर सह फसली खेती के रूप में सरसों, जो पीली सरसों है, जी। उसे भी बो दिया जाए जी तो इससे किसान को अधिक लाभ मिलेगा और वो जाति जिससे अरली हो और अधिक उत्पादन हो और किसानों को पशुओं के लिए चारा भी मिले। जी। तो डॉक्टर साहब से ये अनुरोध है कि ये बताएं। देखिए, आप सर्दकालीन गन्ना लेते हैं तो उसके साथ अगर सह फसली खेती करते हैं तो वो आपको हमेशा फायदा देगी, क्योंकि गन्ने की चौड़ाई के जो पंक्तियों की दूरी है वो ज़्यादा होती है और गन्ने की बढ़वार शुरुआत में कम होती है। तो ये तो आपके पास है ऑप्शन कि आप उसमें सह फसली खेती करें, चाहे सरसों करें, कुछ इलाके में ये आपको आलू भी लेते हैं जो कि रेस्ड बेड पे लेते हैं फर्ब विधि से, वो भी अच्छा होता है। और दूसरी आप लहसुन, प्याज वगैरह ये भी ले सकते हैं, तो इससे आपको एक अतिरिक्त आमदनी तो मिलेगी ही और अच्छा रहेगा। सह फसली खेती तो आपको संतोष देता है। ठीक है तेवतिया जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर ओम प्रकाश जी, अब जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं तो जब भी होंगी जब हमारे पास उन्नत किस्में होंगी, तो इस समय जो हमारे किसान भाई बिजाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में आप सुझाएंगे कि जिनमें बीमारी भी कम लगती हो और नई किस्में भी हों और किसान भाइयों को आसानी से मिल भी सकें? अभी डॉक्टर साहब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से कोलख 16202 जी गन्ने की किस्म विकसित हुई है। ये शीघ्र किस्म है जी, बहुत अच्छी इसमें टिलरिंग है, रेड रॉट और बिल्ट बिल्कुल इसके अंदर नहीं लगता है। टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर जो समस्याएं ज़्यादा रही हैं CO 118 में और 238 में, वो इसमें कम है। तो एक अच्छी वैरायटी किसान भाई इसको बो सकते हैं अपनी गन्ना विकास परिषदों से, चीनी मिलों से और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से, और हमारे जो अन्य संस्थान हैं, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद है, वहाँ से बीज इसका प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादन कैसा है इसका? उत्पादन डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है, 90 टन तक इसका उत्पादन हो जाता है। और दूसरा जो एक वैरायटी है अभी हमारी उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर की वैरायटी है जी, वो कोसा 18231 गन्ने की किस्म है। काफ़ी यूनिफॉर्मिटी है गन्ने के जो कल्ले हैं उसमें, और गन्ने का वजन अच्छा है, लंबाई अच्छी है। इस प्रजाति का भी किसान भाई बुआई कर सकते हैं। और एक पहले से गन्ने की किस्म भारतीय उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की है, कोसा 13235, वह भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है। उसकी बुआई अभी काफ़ी किसानों ने बढ़ाई है, क्योंकि उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से उस वैरायटी में किसान भाइयों को अच्छा मिल रहा है। एक और वैरायटी हमारी कोसा 17231, ये वैरायटी ऐसी है जिसकी प्योरिटी बहुत अच्छी है और टिलरिंग बहुत अच्छी होती है। लॉजिंग की थोड़ी इसमें समस्या है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो वेल रेटोनिंग की, बेस्ट रेटोनिंग की एक तरीके से गन्ने की किस्म है। तो इस किस्म को भी किसान भाई लगा सकते हैं। दो वैरायटियां, जो पहले की हमारी सबसे अच्छी वैरायटी 238 थी, क्योंकि उसमें रेड रॉट आ रहा है, बीमारी ज्यादा, उसको बदलना है। इसी तरीके से 118 में बिल्ट और रूट स्टॉक बोलर आ रहा है। तो इन दोनों वैरायटियों को किसान भाइयों को धीरे धीरे कम कर देना चाहिए और उनके स्थान पर ये जो हमने शीघ्र प्रजातियां बताई ये बो सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से सामान्य किस्में भी हैं, जैसे 16233 है हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, उसको बो सकते हैं।
और पहले की वैरायटी हमारे कोसा 8279 और 8276 है, जिसकी बिजाई किसान भाई कर सकते हैं। एक जो बात अभी आपने की थी कि सहफसली खेती, तो गन्ने के साथ में आलू की बहुत अच्छी सहफसली खेती होती है। और दलहन की बात आपने किया, दलहन से काफी फायदा है। अगर किसान भाई चना लगाते हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चने को हरे साग के रूप में मार्केट में मार्केटिंग करते हैं, तो एक तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन जड़ों में जो चने होते हैं उसमें हो जाता है, और साथ ही में गन्ने की फसल भी आसानी से ले पाते हैं। एक मॉडिफिकेशन है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि FIRB मेथड से गन्ना और गेहूं साथ में बो सकते हैं। अभी हम लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंटेशन इस पे कराया, और अब ये हम मानते हैं कि हमारे किसान भाई अगर लेट प्लांटिंग करते हैं गेहूं की, तो उसमें ट्रेंच बना दें और उस ट्रेंच में फरवरी और मार्च के महीने में गन्ने की बुआई करते हैं, क्योंकि गेहूं बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके साथ में गन्ना बढ़ नहीं पाता है, गन्ना उसके अंदर छिप जाता है और बाद में गन्ना उतनी तेजी से नहीं चल पाता है। जब हम इसको फरवरी के महीने में बोते हैं, बड़ी आसानी से जो ट्रेंच है बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से हम उसकी बिजाई करते हैं, मैनुअली भी नहीं करना पड़ता है। तो एक अच्छा मेथड है। केवल गेहूं में नहीं, इसमें जितनी छोटी फसलें जैसा कि आपने कहा था, वो सारी फसलें इस मेथड से गन्ने की जो रेस्ड बेड है उसके ऊपर बोई जा सकती हैं, और बाद में फरवरी मार्च के महीने में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें ट्रेंच से प्लांटिंग की जा सकती है। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसान भाई सहफसली खेती करते हैं तो उनको कुछ पहले फसल मिल जाती है। गन्ना तो साल की फसल है, उसके बाद में मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने किस्में बताए हैं, ये किस्में उत्पादन की दृष्टि से किसानों के लिए कैसी हैं? ये डॉक्टर साहब उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी किसान भाई अगर कंपेयर करते हैं CO 0238 से जी, तो उसके मुकाबले इन किस्मों का उतना अच्छा उत्पादन नहीं है। लेकिन अगर अच्छी सस्य विधियां जैसा कि अभी हमने बताया है उसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें से कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो 500 कुंटल का उत्पादन एकड़ में ना दे दे। और औसत उत्पादन अगर इतना आता है तो ये बहुत अच्छा उत्पादन है। 238 वैरायटी इस तरीके की थी कि उसका उत्पादन रिकॉर्ड तौर पे किसानों के खेतों में बहुत ज़्यादा था, तो उससे ही कंपैरिजन करते हैं। बाकी जो किस्में हैं, चाहे 118 से 98 से अगर कंपेयर करते हैं, तो ये सभी वैरायटियां उनके समतुल्य उत्पादन दे रही हैं और कम लागत में उत्पादन दे रही हैं। केवल उत्पादन से डॉक्टर साहब इस समय अगर 38 में हम ज़्यादा उत्पादन लेते हैं और लागत बहुत लगाते हैं, कई किसान भाई 10 स्प्रे 12 स्प्रे करके उसका 238 का उत्पादन ले रहे हैं, तो उनकी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती जा रही है। अगर उसके स्थान पर इन किस्मों को उगाते हैं तो उनकी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम रहेगी, उत्पादन थोड़ा सा कम भी होगा, तब भी उनकी जो आय है, नेट इनकम है, वो 238 से ज़्यादा ही रहेगी। डॉक्टर साहब, ये आपकी कोलख 14201 ये वैरायटी भी अच्छी है। हाँ। तो हमने यहाँ रोजा गांव की साइड में यहाँ ट्रायल लगाया है, ये आपकी 0238 के बराबर आ रही है, लगभग अच्छी उपज दे रही है। ये भी किसान भाई अपना एक ऑप्शन रख सकते हैं। हाँ, जो COL के 14201 किस्म है, इसमें चूंकि अभी ईस्टर्न यूपी में काफ़ी किसानों ने लगाया और ये करीब 15 से 20% एरिया था, लेकिन इसमें जो लंबाई है गन्ने की वो नहीं बढ़ती। तो यहाँ चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया वैरायटी अच्छी है, इसको अगर समय से इस वैरायटी को लगाते हैं और जो फर्टाइल सॉयल है अच्छी तरीके से इसका खाद पानी देते हैं, तो निश्चित तौर से इसका उत्पादन भी 238 के बराबर कई किसान भाई ले रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात उत्पादन की दृष्टि से रही, क्या जो हमारे चीनी मिल हैं उनके लिए चीनी पर्ता इनमें कैसा है? चीनी पर्ता जो हमने वैरायटी बताई हैं, चाहे वो कोलख 16202 हो, 17231 हो या 18231 हो, अभी एक नई किस्म हमारी और आई है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की, कोसा 19231, इन सभी किस्मों में लगभग 238 के बराबर चीनी का पड़ता है। और चीनी मिलें इसको सारी वैरायटियों को लाइक कर रही हैं। किसान भाई अगर लगाते हैं तो इसकी मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं होगी। और इसको चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश जो वैरायटी रिलीज कमेटी, वहाँ से वैरायटी संस्तुत की गई हैं, वैज्ञानिकों ने इसको, चाहे इसका शर्करा की मात्रा हो उसको, और चाहे डिजीज पेस्ट का इंसिडेंस हो, पूरा एनालाइज करके तब इन वैरायटियों को रिलीज किया गया है। तो ये वैरायटी अच्छी है चीनी मिलों के लिए भी और किसानों के लिए। तो इनका बीज आसानी से मिल रहा है? इसमें से जो डॉक्टर साहब मैंने बताया, कोसा 13 बीज उपलब्ध हो जाएगा। तो शुरुआत में ज़्यादा बीज लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपना बीज बनाने की आवश्यकता है। इससे ये भी पहचान हो जाएगी आपके खेत में, आपके गांव के ज़मीन में कौन सी गन्ने की किस्म सबसे बेहतर चल रही है। तो 2 किस्में एट टेस्ट लगाएं और उत्पादन अपना देख करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी बात हो गई किस्मों की।
अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे जब हम उसकी काफी दूरी पे बिजाई करते हैं और एक बड़ के गन्ने की बिजाई करेंगे, एक आंख वाले की या 2 आंख वाले की, तो उसको खेत की तैयारी किस तरीके से करें, कितनी गहराई पे बिजाई करें या उसकी मेड़ पे करें, तो खेत कैसे तैयार करें? इसमें खेत की जो तैयारी है, किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि पहली जुताई अगर खरपतवार ज़्यादा है तो हैरो से जुताई करें और दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करके फिर हैरो से जुताई करें। अगर 2 बार हैरो और 1 बार कल्टीवेटर चला देते हैं तो फिर रोटावेटर चला करके और उसकी बिजाई कर सकते हैं। बिजाई के लिए जुताई गहरी जरूर होनी चाहिए। अगर ट्रेंच से आप बोते हैं तो 20 से 25 सेंटीमीटर कम से कम हमारी जुताई होनी चाहिए। वैसे हमारा रिकमेंडेशन है कि 30 सेंटीमीटर, चूंकि इसमें बारिश का सीजन है, ज़्यादा गहरी जुताई किसान भाइयों के कई खेतों में नहीं हो पाती है और जहां हो सकती है तो वहां जो इनके पास एमबी प्लाऊ है उसके माध्यम से भी जुताई करके खेत को जल्दी तैयार कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि खेत समतल हो, अगर नहीं है तो उसमें लेवलिंग जरूर करा दें, क्योंकि जब हम ट्रेंच मेथड से गन्ने को दूरी पर बोते हैं तो पानी हम ये कहते हैं कि केवल ट्रेंच में जो लाइन हमने बनाई है उस लाइन में पानी दें, पूरे खेत में पानी देने की आवश्यकता नहीं है। तो पानी लाइन में आप तभी दे पाएंगे जब आपका खेत पूरी तरीके से समतल हो, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सिंगल बड से बोते हैं तो जमाव जो पौधों की संख्या है वो शुरुआत में कम रहती है जी। तो जो बेड है वो बिल्कुल फाइन बेड तैयार होनी चाहिए, यानी जो मिट्टी है बिल्कुल भुरभुरी हो। अगर सपोज करें कि हम मोटी मिट्टी तैयार करते हैं जिसमें ढेले हैं, बोल्डर्स हैं, तो अगर उसमें हम 2 अंगुल की मिट्टी डालेंगे तो बीज के सूखने का बहुत सारा चांस रहता है। अगर मिट्टी हमारी बिल्कुल भुरभुरी है तो उसमें एक तरीके से वो मल्चिंग का काम करती है। और ट्रेंच की गहराई अगर हमारी 25 से 30 सेंटीमीटर है तो जमीन के अंदर की नमी उसको मिलती रहती है, और जो ट्रेंच है उसकी वाल की नमी, अगर हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं सब सॉयल मॉइस्चर और सब सॉयल न्यूट्रिएंट्स, गन्ने के जो पौधे निकलते हैं जिनका अंकुरण होता है उसको मिलता रहता है। ट्रेंच की गहराई हमने बताया 20-25 सेंटीमीटर। लंबाई बहुत ना करें, क्योंकि जो पानी आप लगाते हैं ट्रेंच के अंदर, हम कहते हैं कि आधा पानी आपको लगाना है। अगर ट्रेंच की जो ऊंचाई है वो 25 सेंटीमीटर है तो केवल 12 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आप पानी लगाएं। अगर ज़्यादा लंबा ट्रेंच बनाएंगे तो पानी शुरुआत में ज़्यादा लगेगा और बाद में कम लगेगा, इसलिए उसकी जो लंबाई है वह भी ज़्यादा ना रखें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब आपने कहा कि उसमें पोषक तत्वों की बात है, तो जब हम उसमें बिजाई करें किसान भाई खेत की तैयारी के समय, क्या उसमें जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उससे पहले गोबर की खाद या आपकी कंपोस्ट खाद उसको आखिरी जुताई के समय मिला लें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया और किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है कि 1 एकड़ में कम से कम खेत की आखिरी जुताई पर 50 से 60 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद, वेल रॉटन मैन्योर, ऐसी नहीं कच्ची खाद नहीं डालनी है, सड़ी हुई खाद डालनी है। और अगर आप चाहें तो उसी समय इसमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा मिलाने का एक तरीका है कि 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में ट्राइकोडर्मा को मिला करके ढेर लगा दें, गन्नी बैग से उसको ढक दें और फिर पूरे खेत में बिखेर दें। नमी हो उस दशा में बिखेरें, शाम के वक्त बिखेरें तो ज़्यादा बेहतर है, और फिर उसकी जुताई कर दें। ट्राइकोडर्मा से बहुत सारी जो फंगस की बीमारियां हैं, बैक्टीरिया की बीमारी हैं गन्ने की, वो उससे नियंत्रित हो जाती हैं। तो गोबर की खाद बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि जो रासायनिक खादें हम डालते हैं उनका सदुपयोग हमारा गन्ना या कोई भी फसल तभी कर पाता है जब उसमें गोबर की खाद की मात्रा हो, क्योंकि गोबर की खाद में ऐसे जीवाणु होते हैं जो डिफरेंट तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स को पौधे को उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जब किसान भाई आपने जिक्र किया कि जैसे ट्राइकोडर्मा का, तो क्या ये मृदा उपचार का काम करता है या मृदा उपचार अलग से करना पड़ेगा? ट्राइकोडर्मा मृदा उपचार का काम करता है, लेकिन इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि जो किसान भाई फंजीसाइड डालते हैं तो वो इस चीज़ को थोड़ा बाद में कर सकते हैं। फंजीसाइड अगर पूरे खेत में कई बार रिकमेंडेशन होता है कि उससे सॉइल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ऐसी दशा में जो पहली खेत की सिंचाई कर रहे हो तो उस समय भी ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जा सकता है। और बाद में जब गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं जुलाई के महीने में, उस समय भी ट्राइकोडर्मा डाला जा सकता है। मृदा उपचार के लिए इसके अलावा जो केमिकल से हम करते हैं
उसमें मेरी किसान भाइयों से सलाह है, गन्ने के केस में जब आप बीज का शोधन करते हैं तो उस समय इमिडाक्लोपिड एक दवाई आती है 17.8 SL की, तो उसका 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर गन्ने के टुकड़े को आप शोधित कर देते हैं और साथ ही में बेविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से, सपोज करें कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 400 ग्राम बेविस्टिन और 200 ml इमिडाक्लोपिड मिला करके गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे भिगो करके और तब उसकी बिजाई करें, तो एक तरीके से सॉइल के ट्रीटमेंट का और सीड के ट्रीटमेंट का एक साथ काम हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है जिस तरीके से आपने बीज उपचार और मृदा उपचार दोनों का बताया। लेकिन जो डॉक्टर साहब एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। राम राम साहब। राम राम जी। मैं गांवड़ी भजनपुरे से बोल रहा हूँ, मेज सिंह जी। जी, क्या हाल है मेज सिंह जी? बहुत बढ़िया भाई, प्रोग्राम बहुत आ रहे, लक्ष्य मार रहे हो आप प्रोग्राम में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पहले सुनने के लिए। किसान भाइयों के लिए ये कार्यक्रम है, अगर आपको पसंद आ रहा है और जानकारी आपको सही मिल रही है तो हमारी मेहनत सफल हो रही है। अरे सर जी, पूछो मत, नहीं इतनी बढ़िया प्रोग्राम मैंने कभी सुने ही नहीं। 20-25 साल से हो गए प्रोग्राम सुनते हुए। अच्छा, मुझे ये बताओ जी, ये गन्ने के रस से तो देखो खांड भी बनती है, चीनी बनती है, गुड़ बनता है, शक्कर बनता है, सब कुछ। और हमारी दादी अम्मा है जी, वो कम से कम 75 साल की कह रही है कि भैया तुम ये सिरका के बारे में पूछो इन भैया हमसे। जी जरूर पूछेंगे, जरूर पहुंचाएंगे, सारे भाई सुन लेंगे और हम बात करते हैं। तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी बताएंगे कि गन्ने से सिरका कैसे बनाया जाता है। चाहिए ये बताओ। ये तो देखो जी, पेट के लिए बहुत अच्छा है, आप भी जानकार हैं, सबको पता है, सिरका बहुत अच्छा होता है। गन्ने से सिरका बनाने के लिए ये जरूर है कि गन्ने का जो जूस है उसको हाँ, जूस या रस जिसे हम कहते हैं जी, उसको ठंडा किया जाए। 2 तरीके हैं, एक तो देसी तरीका है, तो देसी तरीके में है कि उसको जूस को गर्म करके फिर उसको ठंडा करके और फिर उसको कंटेनर में, खासतौर से अगर मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें रख देते हैं, घड़े में और ऊपर से जो मार्किन का कपड़ा है उससे उसको ढक दें ताकि बाहर से बैक्टीरिया उसके अंदर ना जाने पाए। तो गन्ने के जूस के अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जिससे सिरके का निर्माण करीब 10 से 15 दिन में हो जाता है। और इसको धूप में रखें, ज़्यादा बेहतर रहता है। कमर्शियल लेवल पे बहुत सारे हमारे किसान भाई इस मेथड से तैयार कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार के केमिकल की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी डॉक्टर ईश्वर सिंह, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी ठीक है मेर सिंह जी, आपने फोन किया कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई, जब हम बीज की बात करते हैं कि बिजाई तो हम बीज की ही करेंगे, और बीज हमेशा किसान चाहे अपने खेत से ले चाहे दूसरे खेत से ले या कहीं किसी जगह से मिल से उसको खरीदे, तो बीज किस तरीके का होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता की क्या पहचान है कि उसको जब बिजाई करे तो किस तरीके से ध्यान रखे जिसका पूरा अंकुरण उसको हो सके। बीज के लिए किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि आपकी जो बीज के लिए फसल ले रहे हैं उसकी अवस्था आपकी 8 से 10 महीने का है फसल, तो वो आपके बीज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर ज़्यादा समय से होती है तो उसमें जो जमाव है थोड़ा कम हो जाता है। तो 8 से 10 महीने पुरानी मतलब जो खड़ी है फसल, उसको आप बीज के लिए प्रयोग करें। और एक आप ध्यान ये रखें कि अगर थोड़ा बीज के लिए जो फसल आपको तैयार करनी है उसके अंदर थोड़ा नत्रजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डाल दें। एक जो हम संस्तुत करते हैं कि 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है, तो उसमें आपको 175 किलोग्राम डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप उसको गन्ने को बोएंगे तो जमाव उसमें अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है, फोन ले लें किसान भाई का। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जिला बिजनौर यूपी से अब्दुल हमीद बात कर रही हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है जो जैसे आप अभी डॉक्टर साहब बतला रहे थे कि बीज को शोधित करने के लिए जो बताते हैं इमिडा
तो हम कार्बेंडाजिम से इसको शोधित करते हैं। हाँ, कर क्या वो सकते हैं। ठीक है? हाँ सही है, आप कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं 0.1% का सॉल्यूशन बनाकर। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी, आप कार्बेंडाजिम से कर सकते हैं। हाँ, और क्या नाम, जमीन को शोधित करने के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइकोडर्मा कर सकते हैं। अगर आपके दीमक की प्रॉब्लम है तो क्लोरोफाइरिफॉस भी डाल सकते हैं खेत में। अच्छा, क्लोरोफाइरिफॉस भी डाल सकते हैं। हाँ, अगर उसमें आप जो नालियां बनाएंगे उसके अंदर आप क्लोरोफाइरिफॉस का सॉल्यूशन बनाकर डाल सकते हैं 6 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, अब किसानों को गन्ने की छिलाई के लिए बहुत दिक्कतें आ रही, क्या कोई मशीन भी तैयार हुई दिल्ली के अंदर? हाँ, मशीन है गन्ने की छिलाई के लिए होती है। और क्योंकि किसान क्या करते हैं कि जो उसका गोला के लिए जो लेबर होती है वो छिलाई कर देती है और काट भी देती है, तो वो ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है। और मशीन भी उपलब्ध है। वैसे आप अगर मशीन देखेंगे तो जैसे भारतीय गन्ना अनुसंधान, तो क्या ये हमें उपलब्ध हो सकती है अगर हम चाहें तो? कितनी कीमत होगी इसकी? ये 2 तरीके की मशीनें हैं। अभी एक मशीन की आपने बात की। आपकी आवाज सर कुछ क्लियर नहीं आ रही, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही आपकी आवाज। जो मशीन उपलब्ध है, ऑटोमेटिक हार्वेस्टर है, जिसकी कास्ट करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ 20 लाख से लेकर के और 1 करोड़ 50 लाख तक इसकी कास्ट है। अभी कुछ इस तरीके के हार्वेस्टर डेवलप हुए हैं जो जिनकी कास्ट 20 लाख है, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है। उसमें कुछ काम मैनुअल, जैसे गन्ने की कटाई का काम मैनुअल होगा, कटर से हो जाएगा और बाद में किसान भाइयों को गन्ने को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस तरीके के कटर हैं। लेकिन जो तो इतनी बड़ी कीमत तो सर क्या नाम किसान की पहुंच से दूर होगी ना? हाँ, अभी चीनी मिलों ने परचेज किया है, जैसे धामपुर शुगर मिल ने किया था और इसी तरीके से हमारी IPL शुगर ने भी एक तो शिवारा मिल के पास तो है यहाँ जो हमारी जो मिल आती है, भिलाई मिल आती है, भिलाई शुगर मिल। भिलाई शुगर मैं वहाँ पहले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पे परचेज किया गया था। तो उससे एक दिन में करीब 2,500 कुंटल गन्ने का बीज गन्ना काट सकती है, हार्वेस्टिंग कर सकती है। और उसकी लेकिन एक शर्त है कि किसान भाई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि गन्ने की जो बिजाई है वो ट्रेंच मेथड से कम 4 फीट की दूरी पर करें, तब वो मशीन आसानी से उसमें हार्वेस्टिंग में चल पाती है। वो तो खैर वो तो जगह खैर ट्रेंच ही बो देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ना। और ट्रेंच वाले तो ज्यादा अच्छी, एक तो गन्ना गिरता नहीं है, दूसरे बीज भी कम लगता है और उसमें काफी सुविधा है। वैसे तो ठीक है, हमने तो काफी बोया गन्ना, वो बोते भी है। बहुत अच्छा किया आपने। तो कौन सी किस्म लगाते हो आप? हम किस्म देखो जी 118 लगाते हैं और एक 38 है, 13-235 है और एक प्रजाति पतला गन्ना है वो 98-014, ये प्रजाति लगा रहे। हाँ, 98-014 जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगा सकते हैं। 118 को भी लगा सकते हैं। अभी आप जो नई वैरायटी निकली है 16-202, नई वैरायटी अभी उपलब्ध नहीं है। ये हमारी जो मिल है ना, ये मिल वैरायटी नहीं लाता है, बहुत दिक्कत है यहाँ के किसानों को। चलिए हम आपको ये तो मिल का काम करा है, देंगे। लोग बाहर से जा के लाते हैं, वो बहुत दिक्कत पड़ती है उन्हें। बिल्कुल, आपकी दिक्कत के लिए ही डॉक्टर साहब को बुलाया है। आप सहारनपुर में डिप्टी कैंट कमिश्नर हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी। जी। जो भी समस्या है उसको आप कह सकते हैं गन्ने की फसल से संबंधित। अच्छा। ठीक है, अगर आपको बीज से संबंधित हो और आपको अगर किसी किस्म से संबंधित हो तो वो निश्चित तौर पे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर यहाँ से नहीं हो सकता है तो आप वहाँ जाकर भी मिल सकते हैं। हाँ, वहाँ भी मिल सकते हैं। सही बात कह रहे हैं आप। वैसे तो मलिक साहब का भी नंबर है हमारे पास और डॉक्टरों के भी नंबर हम देते रहे हम नंबर। शरीन का तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, और हम इन्हीं सब जो हमारे स्पेड है इनकी मदद हम देते रहते हैं, सब परामर्श करते रहते हैं, उसी के आधार पर हम अपनी खेती करते हैं। ठीक है अब्दुल हमीद जी, काफी लाभ हमें होता है जी। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब काफी किसान जागरूक किसान हैं, कई तरीके की किस्में इनके पास हैं। तो हम बीज की बात कर रहे थे। हाँ जी, बीज की हम बात कर रहे थे कि कौन सा बीज अच्छा रहता है और उसको किस तरीके से कटाई करें। और अगर किसान भाई उसको बीज को बीजना चाहते हैं तो उसकी जो मान लीजिए गन्ना उनका 10 फीट का है, 8 फीट का है, तो वो गन्ना कितना बीज के लिए उपयुक्त होता है? जैसे मैंने बताया कि आपको बीज के लिए प्रयोग करना है गन्ने का, तो 8 से 10 महीने का फसल होगा तो उसमें आपका पूरा गन्ना आप बीज के लिए ले सकते हैं।
और वैसे अगर आप 1/3 छोड़कर ऊपर का 2/3 गन्ना लेंगे तो उसमें जमाव और ज़्यादा अच्छा होता है, परंतु ये समस्या ये है कि आप 1/3 गन्ने को वहाँ कहाँ भेजोगे। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जमाव ज़्यादा कम होता है, तो वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। और गन्ने का क्योंकि आपने मान लो कि खेत है, बीज है, तो उसको आपको कैसे काटना है और कैसे उसकी छिड़ाई करनी है, पत्तियां कैसे हटानी है, उसके आपको सावधानी बरतनी होती है। गन्ना काटने के बाद में आप अपने उसके हाथों से उसकी पत्तियां हटाएंगे तो उसके ऊपर जो बड होती है, आंखें होती है जिससे किल्ला निकलता है, वो सुरक्षित रहेगा। इसमें आप कोई द्रांति वगैरह से या कोई लोहे के औजार से उसकी पत्तियां ना हटाएं। और अगर आपको गन्ना कुछ दूरी पर ले जाकर बोना है तो आप ध्यान रखें कि पत्तियों के समेत जो गन्ना आपका बीज का गन्ना है उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको पत्तियों के समेत ही ले जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप छील लें और छील कर उसके बंडल बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट करें, उसमें आपकी आंखें खराब होने के चांस रहते हैं। तो पत्तियों के समेत ही उसका ट्रांसपोर्ट करें और अपने खेत के पास जो जिस खेत में बोना है उसके पास लाने के बाद में उसकी पत्तियां हटाएं, हाथों से हटाएं। उसके बाद में आप उसको 2 आंख का या 3 आंख का टुकड़ा बोना है, उसके अनुसार उसके टुकड़े काट कर खेत में आप बो सकते हैं। और उसके उपचार के बारे में आपको जानकारी दे ही दी गई है। तो ये जी डॉक्टर साहब, अच्छा एक और जानकारी लेना चाहूंगा ओम प्रकाश जी कि बहुत से किसान भाई केवल बिजाई के लिए गन्ने की जो आंख होती है बड, उसका प्रयोग करते हैं। वो कौन सी विधि है, किस तरीके से किसान भाई उसकी बिजाई कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने कराया किसानों से पोर्ट्रे मेथड से, जिसमें हम केवल 1.5 इंच की जो बड है जी, केवल उतना हम काटते हैं। और एक तरीका और जिसमें हम बड चिप मेथड से केवल बड को ही अलग करते हैं, खड़े गन्ने से बड चिप को अलग कर लेते हैं और फिर उसको पोर्ट्रे में लगाते हैं। पोर्ट्रे 42 कैविटी की और 50 कैविटी की और 60 कैविटी की आती हैं, चौकोर पोर्ट्रे आती हैं। इसमें कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल या जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बराबर मात्रा में लेकर के और कैविटी में भर देते हैं। फिर गन्ने के 1.5 इंच के टुकड़े काट करके इनकी आंखें ऊपर की तरफ रखते हुए और ऊपर से फिर मिर्च डाल देते हैं। 3 दिन के लिए आप पॉलीथीन से इसको ढक दें, हल्का पानी स्प्रे करके, और फिर पॉलीथीन हटाएंगे। अगर टेम्परेचर अभी चूंकि ज़्यादा है तो इस समय 3 दिन सफिशियंट है। अदरवाइज अगर नवंबर में आप करते हैं, अक्टूबर में करते हैं तो इसको 5 दिन तक पॉलीथीन से ढक के रखें। पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं या गन्ने की जो सूखी पत्तियां हैं उनसे भी ढक कर रख सकते हैं। और 5 दिन बाद पूरा अंकुरण लगभग हो जाता है, 70% तक अंकुरण आपको दिखाई पड़ने लगता है। फिर हल्का पानी स्प्रे करते रहें और आपकी पौध 20 से 25 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी, चाहे आपने 1.5 इंच वाले टुकड़े से तैयार की है और चाहे आपने केवल बड चिप के मेथड से तैयार की है। क्योंकि इस समय हम जब बात करते हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में गन्ना लगाना है तो गन्ने की सप्लाई कर नहीं सकते, तो इसलिए खड़े गन्ने से अगर बड चिप हम निकाल लेते हैं और इस मेथड से लगाते हैं तो गन्ना हमारा सप्लाई के लिए बच जाता है और उसको सप्लाई भी कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसकी सफलता दर क्या है और कितना इसको प्रयोग किया जा सकता है? इसको काफ़ी किसान भाई कर सकते हैं, चूंकि अभी किसान भाई ट्रेडिशनल जो मेथड है उस पर उनका ज़्यादा लगाव रहता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सारा का सारा गन्ना आप कर सकते हैं। अभी हमने 20 सितंबर को एक प्लाट की प्लांटिंग इसी मेथड से कराई है और हमारे मंडल में करीब 1 करोड़ गन्ने के जो पौधे हैं तैयार हुए थे लास्ट ईयर, जिनको किसान भाइयों ने स्वयं परचेज किया है, विभिन्न प्रजातियों का उसको लगाया है। और जो नवीन किस्में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी एक ये प्रणाली है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि अगर इस विधि से कोई जागरूक किसान ज्यादा मात्रा में पौध उत्पादन करे गन्ने की तो वो उसको बेच भी सकता है? हाँ, ये जो हमारे यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उनको यही प्रमोट किया गया था कि वो बीज बनाएंगे और बेचेंगे। वो आज की तारीख में बना करके और महिलाएं उस बीज को बेच रही हैं। उनका एक तरीके से स्वावलंबन हुआ है और गन्ने की खेती में महिलाओं की इस तरीके से भागीदारी बढ़ी है। पहले गन्ने की खेती में महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं थी, लेकिन ये जो बीज का कार्यक्रम उन्होंने चलाया पोर्ट्रे मेथड से गन्ने के बीज की पौध तैयार करके और बेचने का, तो उसको कर रहे हैं। और जो नवीन किस्में हैं उनका प्रचार प्रसार इस मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है। यानी बीज से रोजगार। जी, बीज से रोजगार, और वो भी महिलाओं का सशक्तिकरण भी इसके साथ में एम्पावरमेंट एक तरीके से हो रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर ओम प्रकाश जी और डॉक्टर ईश्वर सिंह जी, आप स्टूडियो में आए और किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। डॉक्टर साहब धन्यवाद। तो श्रोताओं, हमारा ये गन्ने की पाठशाला फोन इन कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए, फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोताओं, आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।